हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं आपका UT1 अभी हमने कंडक्ट कराया, उसमें आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है मैथ्स के पेपर में, जब उसको हमने कॉपी चेक की। और हालांकि पेपर अपने आप में सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं कैसे लिखे गए और चेकिंग करते बड़ी प्रॉब्लम उसमें आई। अब पता नहीं आपने कहाँ से स्टडी किया है, कहाँ से नहीं किया है, जो भी किया है गलत किया है। और इसलिए फिर मुझे अभी ये पेपर डिस्कस करना पड़ रहा है आपके साथ में। उसमें वे ऑफ स्टाइल जो आपका राइटिंग का है वो बहुत गलत है। मैंने आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है और आप पूरा पूरा पेज भर रहे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पेज पूरा भरने का मीनिंग क्या है भाई? मार्क्स तो आपको 1 ही मिलना है। ये कोई थियोरेटिकल पेपर थोड़ा ना है कि SST का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, क्या पूरा पेज भरेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा? आप 2 पेज भरेंगे, 3 पेज भरेंगे। इन मैथमेटिक्स इट डजेंट मैटर। क्लियर? मैथमेटिक्स में क्या है कि भाई आपको क्वेश्चन का जो उसका सॉल्विंग का प्रोसीजर है वो फॉलो करना होता है, और उसको फॉलो करते हुए आप अपना जो है आंसर दीजिए। अब आपका आंसर वो 3 लाइन्स में आए, 4 लाइन्स में आए, या फिर हाफ में आए, क्लियर समझ रहे हैं ना? लेकिन उसको आप इतना लेंथी खींच रहे हैं कि वो 1 पेजेस, 2 पेजेस, 1.5 पेजेस पे जा रहा है। तो उसको ये तो गलत हो गया ना। कि ऐसे तो आप अपना जो क्वेश्चन है, वो कुछ क्वेश्चन पेपर है, वो कैसे पूरा करेंगे आप विद इन अ टाइम? पूरा कर ही नहीं सकते हैं उसको आप। समझ में आया ना? तो आपको सिखाना पड़ेगा कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट। और क्वेश्चन की यहाँ पे ये मत देखिए कि भाई क्वेश्चन कोई यहाँ पे 2 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का है तो हमें उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ नहीं, लेंथ उसकी इंक्रीज़ क्यों कर रहे हो आप? समझ में नहीं आ रही ये बात? क्लियर? तो क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है केवल आप उसको फॉलो कीजिए। आप मार्क्स मत देखिए कि ये 1 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है। आप केवल क्वेश्चन का प्रोसीजर फॉलो कीजिए। उसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप बीच में कैलकुलेशन अपने माइंड में फास्टली करके उसकी लाइन स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ लिखेंगे, आप बीच में उसको स्किप भी कर सकते हैं, और एकदम से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके उसका एक स्टेप बीच में से आप स्किप भी कर सकते हो, उसका जो लाइन ही है बीच में। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप उसको आप वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन लिखेंगे। ऐसे तो आपका पेपर कभी पूरा नहीं होगा। आप बोर्ड में जाएंगे, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड में जाएंगे, कैसे आप मतलब जैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? विद इन 3 आवर्स पेपर मिलेगा आपको 80 मार्क्स का। उस पेपर को तो आप फिर जो है 4 आवर्स में भी नहीं कर पाएंगे। 3 आवर्स तो ये बहुत दूर की बात। क्लियर? सो इसीलिए फिर ये ज़रूरी होगा कि आज मुझे आज आपके साथ ही पेपर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। क्लियर? अब देखिए, आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या था आपको? आप प्राइम फैक्टर जानते हैं क्या होता है प्राइम? प्राइम वो होता है जो अपने आप में अपने आप से कटे और 1 से कटे। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यू नो। क्लियर? तो जब 2 अपने आप में सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद आता है फिर 3, 3 के बाद आता है फिर 5, देन 7। तो हमें इन प्राइम फैक्टर को यूज़ करना है। जब आपको याद होगा, जब बचपन में आप एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम वाला मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? 7429। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पार्ट है उसमें क्या है? 5005। क्लियर? तो आप इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर हैं वो कीजिए और उनको लिखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको हमने समझाया, किसी बच्चे ने तो पूरा 1 पेज ही भर दिया इस पर। अरे भाई, 1 पेज भरने का मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ हम उसके प्राइम फैक्टर तो करने हैं विद द एलसीएम मेथड, उसको आप जानते ही हैं। ठीक? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336,54 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सुनिए, एलसीएम, जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फार्मूला
एलसीएम से अलग है। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि आपको कॉमन प्राइम फैक्टर विद मिनिमम पावर लेने होते हैं। क्लियर? जैसे 336 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 54 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, और दोनों में आप फिर चेक करो कि कॉमन प्राइम फैक्टर विद मिनिमम पावर कौन है, वो बनेगा एचसीएफ। क्लियर हुआ कुछ बात? उसके बाद जब नंबर आएगा एलसीएम का, एलसीएम चलता है इसके अपोजिट। वो कॉमन की बात नहीं करता है, वो कहता है ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। यहाँ पे दो वर्ड रिप्लेस हो गए। एचसीएफ में हमने यूज़ किया था कॉमन वर्ड कि कॉमन प्राइम फैक्टर विद मिनिमम पावर। तो एचसीएफ में हमने दो वर्ड यूज़ किए थे, कॉमन और मिनिमम पावर। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, कॉमन के प्लेस पे आ गया ऑल और मिनिमम के प्लेस पे आ गया मैक्सिमम। क्लियर? तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला बन गया ऑल प्राइम फैक्टर विद मैक्सिमम पावर। क्लियर? तो आपको करना क्या है, आपको 336 और 54 इन दोनों के प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उनमें ये चेक कीजिए कि वो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है और उसकी सबसे कम पावर, सबसे मिनिमम पावर कहाँ पे है, वो बन जाएगा एचसीएफ। रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला होता है अलग। एलसीएम का फॉर्मूला है अपने आप में कि ऑल प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो उससे आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 और 657 इन दोनों का एचसीएफ 9 है। तो कह रहे हैं फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब सुनो ध्यान से। 306 और 657 इन दोनों का एचसीएफ 9 है। आपको याद होगा कि फॉर्मूला बताया था मैंने। वो फॉर्मूला ये था कि यदि आप दो नंबर लें ए और बी, उनका आप एचसीएफ निकालें और उन्हीं का आप एलसीएम निकालें। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। आप उनका एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें। तो यदि आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है। दोबारा फिर सुन लीजिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। जो आपको दो नंबर दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए इंटू बी। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। तो करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो नंबर दिए गए हैं 306 और 657। आपको दो नंबर दिए गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, सुनिए ध्यान से। 306 और 657 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इक्वल्स टू रखेंगे 9 इंटू एलसीएम, क्योंकि 9 तो एचसीएफ वो दे रहे हैं, एलसीएम वो हमें निकालना है। तो जो दो नंबर दिए गए हैं आपको वो हो गए 306, 657। तो आप लिखेंगे
कि 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 9 इंटू LCM। क्लियर? ऐसे करना है आपको। चलिए उसके बाद आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं वो, फाइंड द जीरोज ऑफ px इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। दोबारा पे सुन लीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ px इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको बताया गया था कि मेथड बताया गया था, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको किसी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी होती हैं तो आप उस पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख करके इक्वेशन बन जाएगी, और फिर आप उसको सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद आप वहाँ पे उसके फैक्टर करके अप्लाई करें ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। क्लियर? और जैसे आप अप्लाई करेंगे ज़ीरो प्रोडक्ट रूल को तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे करना होता है। मीन्स आप उस पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख करके फैक्टर कीजिए और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरोज फ्रॉम द ग्राफ। आपको ग्राफ दिया गया है और आपको इससे निकालनी है जीरोज। तो मैंने बताया था कि कोई ग्राफ, कोई कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है उतने ही जीरोज उस कर्व की होती हैं। ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सो वी हैव 5 जीरोज। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए कि इनमें से कौन कौन टर्मिनेटिंग है, मैंने बताया था आपको कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। जो कटता है वो काट दीजिए। उसके बाद में डिनोमिनेटर पे ज़रा ध्यान दो। यदि डिनोमिनेटर में 2 की पावर है या 5 की पावर है या दोनों की पावर है, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7, जैसे 2 द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, या फिर 2 द पावर 10 अकेला हो, या फिर 5 टू द पावर 7 अकेला हो, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। लेकिन जब कभी 2 के साथ और 5 के साथ, 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7, और साथ में आ जाए 7 टू द पावर 3 या फिर 11 टू द पावर 3, इस तरह से कोई और मेंबर आ जाए वहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सुन में आया कुछ? डिनोमिनेटर में केवल 2 की टर्म्स हो, 5 की टर्म्स हो, बाकी और कोई ना हो। यदि कोई और आ रहा है तो वो बन जाएगा अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो सिंपली क्वेश्चन था ये भी। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको तो सम निकालना है और मल्टीप्लीकेशन निकालनी है जीरोज की। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको करने के तुम्हारे पास में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप इसको 0 के बराबर रख करके इक्वेशन बना करके वहाँ से ज़ीरोज़ को निकाल लें। ठीक है, आप ज़ीरोज़ को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मेथड ये है कि आप दिए हुए पोलिनोमियल की, जो फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया वो फर्स्ट मेथड ये है कि सबसे पहले तो आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है इसको आप इक्वल्स टू 0 रख करके इसके फैक्टर कर लें और वहाँ से ज़ीरोज़ निकाल लें। आपको 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद जब आपको 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगी तो उन ज़ीरोज़ को आप ऐड कर दें और उन ज़ीरोज़ को या आप मल्टीप्लाई कर दें। तो
सम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल जाएगी। क्लियर। एक रास्ता तो तुम्हारे पास में ये है। दूसरा रास्ता आपके पास में क्या है वो सुन लीजिए। दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि आप दिए हुए पोलिनोमियल की कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ। मीन्स जो आपको पी एक्स दिया है ये क्वेश्चन नंबर 7 में कि 5x² माइनस 13x माइनस 6, इसकी कंपेयर कर दीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो आपको a मिल जाएगा 5, b मिल जाएगा आपको माइनस 13 और c मिल जाएगा माइनस 6। क्लियर। तो जब आपको ए बी सी मिल जाएगा उसके बाद में आपको पता होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। और जो पोलिनोमियल दिया है आपको यहाँ से आपका ए आएगा 5, बी आएगा माइनस 13 और सी आएगा माइनस 6। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ से आप ए बी सी निकालिए। उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 8, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है, आप 196 से डिवाइड करते रहिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर आर 2 and 60। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर आर 2 and 60। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास में, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास में कि जब उनका हम एलसीएम निकालते हैं या फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो आता है 2 और 60। 2 एलसीएम आता है, 2 आता है एचसीएफ और 60 आता है एलसीएम, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि आप उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालिए। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप को जो ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं आप इनको रखेंगे इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 रख करके आप जैसे आप रखेंगे इक्वल्स टू 0, फिर आप इसके फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करके आप फिर वहाँ से उसकी दो ज़ीरोज़ को ईज़िली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है, जिसको बताना था कि भाई ये अपने आप में टू कंपोजिट नंबर क्यों है, वो आपने बता दिया। प्रूव दैट रूट 7 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन काफ़ी बार किया है इस तरह के, क्वेश्चन नंबर 12 और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं। बहुत ही सिंपल है। इस मेथड में हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि भाई जो क्वेश्चन दिया है आपको हम उसका जस्ट अपोजिट एज्यूम करके चलते हैं। जैसे अभी दिया है कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि रूट 7 अपने आप में रेशनल है, जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं। मेथड इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। और बाद में जब चलते रहेंगे तो हम अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देंगे कि भाई हम रॉन्ग थे, क्वेश्चन सही था। और दिस मेथड इज़ सेड टू बी अ
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर? यही मेथड हम इन क्वेश्चनों में यूज़ करते हैं। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में हम मेथड यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये न जो रूट 7 है अपने आप में एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में। सो रूट 7 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, फिर करेंगे दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड, तब जाके हम इस क्वेश्चन को यहाँ प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ज़ीरोज़ दी गई हैं 3, और बताना है आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो आप इन ज़ीरोज़ का सम कीजिए, फिर दो दो को लेकर के आप एक साथ उनका तब सम कीजिए। आपको याद होगा 3 ज़ीरोज़ को मान लीजिए आप अल्फ़ा बीटा गामा, और पहले निकालिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर निकालिए आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और फिर निकालिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और तब जा कर के आप निकाल पाएंगे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके लिए फार्मूला होता है कि के टाइम ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और फिर आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्वेश्चन नंबर 14 में रिप्रेजेंट करना है इसको ए अपॉन बी फॉर्म में, तो इसको आप एक्स के बराबर एज्यूम करके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 100 से। क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप मान लेंगे एज अ रेशनल नंबर, मीन्स लिखेंगे आप इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और वहाँ यहाँ से निकालेंगे आप रूट 3 की वैल्यू। रूट 3 की वैल्यू जो भी आएगी उसके बाद में आपको बोलना है कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो दिस इज़ ऑल्सो ए rational number, but this contradict the fact that root 3 is a irrational number, so the given number is a totally irrational number। क्वेश्चन नंबर 16, आपको यहाँ पे फॉलो करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और निकालना है HCF, वो आप निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन जितने भी दिए गए थे सब अपने आप में क्वेश्चन ईजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सबने वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे निकालेंगे ज़ीरोज़ 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको आप मान लेंगे PS के बराबर, और सबसे पहले आप रखेंगे इसको इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 रखने के बाद में आप इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके आप तब निकालेंगे फिर इसकी ज़ीरोज़ को। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 होगा, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी ऐसे है। तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, तीनों सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से इस पेपर को आपको सॉल्व करना था, लेकिन आपने पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से इनके क्वेश्चन के आंसर उठाए हैं, कैसे कैसे किया है। सब कुछ आपने इधर का उधर उधर का इधर किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपना जो है माइंड भी यूज़ करें, और क्वेश्चन के आंसर उनके अपने जो मेथड हैं, जो उनके अपने फॉर्मूले हैं, उसी के अकॉर्डिंग दें। ठीक है, आप सबने कॉपी करने के चक्कर में जो ओरिजिनलिटी थी क्वेश्चंस की वही आपने डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो अपना मेथड अपना प्रोसीजर बिल्कुल सही रखें, और क्वेश्चंस को ज़्यादा लेंदी ना खींचें। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा क्वेश्चन को लेंदी आदि आप करेंगे तो आपको मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम चला जाएगा। टाइम चला जाएगा तो पेपर टाइम से नहीं होगा, और पेपर टाइम से नहीं होगा तो आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों का आप ध्यान रखें स्पेशली। बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं जो देनी थी। आप सब ने, किसी ने इधर से चीटिंग किया है, किसी ने उधर से किया है।
चलिए इसमें हम इतना रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।